हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूँ देवेश। दोस्तों, आप मुझे थोड़ा सा समय दो। मैं आपको ये प्रूफ करके बता सकता हूँ कि आज तक किसी भी साइंटिस्ट ने लाइट की स्पीड को मेजर ही नहीं किया है, और जिन साइंटिस्टों ने लाइट की स्पीड को मेजर किया है उन्होंने सिर्फ एक ही गलती दोहराई है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, अगर हम लाइट के टॉपिक पर आए गए हैं तो उसके बेसिक्स को सबसे पहले समझना पड़ेगा। असल में लाइट हमें तब दिखेगी जब वो रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमेनन है जो लाइट को सेम मीडियम में बाउंस बैक करता है जहाँ से वो ट्रैवल कर रही है। और एक ऐसी सरफेस जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। असल में ये सरफेस हो सकती है स्मूथली पॉलिश मिरर। दोस्तों, अब मिरर भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर के बारे में तो सब लोग जानते ही है, तो हम जानेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो दोस्तों, कॉन्केव मिरर की जो ब्लगिंग सरफेस होती है, यानी कॉन्केव मिरर कर्व होता है और जहाँ से वो कर्व बाहर निकल रहा है उससे वो सिल्वर्ड होती है, और जो इनर सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। ये आप ये पिक्चर में देख ही पा रहे होंगे। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी ब्लगिंग सरफेस यानी जो बाहर से कर्व होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, और जहाँ से वो अंदर मतलब अंदर की सरफेस इनर सरफेस सिल्वर्ड होती है। तो अगर हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में इतना जान ही रहे हैं तो हम लोग जानते हैं टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहला है अपर्चर। अपर्चर एक ऐसी चीज है वेयर स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शंस टेक प्लेस। उसके बाद आता है पोल। स्फेरिकल मिरर का जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है उसे हम लोग कहते हैं पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका नाम देख के आप समझ गए होंगे। जो हॉलो स्फीयर का ज्योमेट्रिक सेंटर है और वो स्फेरिकल मिरर का पार्ट है उसे हम लोग कह सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। Radius of curvature. The radius of hollow sphere in which spherical mirror is part is called radius of curvature. उसके बाद आता है प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच से पास होती है उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद आता है फोकल लेंथ। जो डिस्टेंस होता है पोल और फोकस के बीच में उसे हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। बाद आता है रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में। तो रियल इमेज वो इमेज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके नहीं आती। एग्जांपल ले लो आप प्रोजेक्टर का। और वर्चुअल इमेज वो इमेज है जो जैसे प्लेन मिरर हो गया, वो आपका वर्चुअल इमेज हो रहा है क्योंकि वो कोई किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। तो अब हमें जानना पड़ेगा इमेज जो कॉन्केव मिरर से फॉर्म होती है। तो देखो दोस्तों, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एकदम लार्ज डिस्टेंस या इन्फिनिटी में प्लेस किया गया है तो उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आती रहेगी वो पैरेलल ली जाएगी। तो दोस्तों, आप ये एग्जांपल लगा लो कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट एकदम इन्फिनिटी या एकदम लार्ज डिस्टेंस पर प्लेस किया रहेगा तो उससे जो लाइट आएगी वो पैरेलल रहेगी, यानी जो लाइट आएगी वो पैरेलल वे से ली जाएगी। और जब वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में मिलेगी तो वो रियल इमेज होगी, पर वो इन्वर्टेड होगी यानी उल्टी होगी। तो अगर हम यही चीज कॉन्वेक्स मिरर से करेंगे तो वो इमेज रियल होगी और इरेक्ट भी होगी, यानी एकदम परफेक्ट होगी। तो दोस्तों, हम लोग ने ये सब तो जान लिया, तो हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, जो कि बहुत मजेदार है। The phenomenon of bending or changing in the direction of light when it passes from one transparent medium to another is called reflection of light. तो दोस्तों, अब हम जानेंगे terms related to reflection of light. तो सबसे पहले the ray that falls on the surface separating two media is called incident ray. देखो, जब इंसिडेंट रे सेकंड मीडियम पे एंटर होती है तब वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है, और जो डायरेक्शन चेंज करती है वो सेम मीडियम सेकंड मीडियम पे उसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टर। तीसरा हमारा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जब इंसिडेंट रे सेकंड मीडियम पे एकदम पॉइंट पे होती है तो उसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। उसके बाद आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंस पॉइंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो दोस्तों, अब हमने अच्छे से बेसिक्स को जान लिया है, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक के पास। उससे पहले एक रिकैप हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूँ देवेश। दोस्तों, आप मुझे थोड़ा सा समय दो। मैं आपको ये प्रूफ करके बता दूं, आज तक किसी भी साइंटिस्ट ने लाइट की स्पीड को मेजर ही नहीं किया है, और जिन साइंटिस्टों ने लाइट की स्पीड को मेजर किया है उन्होंने सिर्फ एक ही गलती दोहराई है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मतलब ये है कि जो हम लोग करंटली लाइट की स्पीड इस्तेमाल कर रहे हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो असल में लाइट की एवरेज स्पीड है, राइट। तो सबसे पहले जब गैलीलियो ने लाइट की स्पीड मेजर करने की कोशिश की थी तब उन्हें लगा कि लाइट की स्पीड असल में इन्फिनिटी है,
असल में उन्होंने लाइट की स्पीड को मेजर करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। उनका एक्सपेरिमेंट काफी सिंपल था। असल में वहाँ पे दो पहाड़ थे 1.5 किलोमीटर दूर, और एक में गैलीलियो खड़े थे अपने व्हाइट लैंटर्न लेके, और दूसरे में उसके असिस्टेंट थे वही व्हाइट लैंटर्न लेके, पर वो उन दोनों लैंटर्न सफेद कपड़े से ढका हुआ। तो अब प्लान एग्जीक्यूट करने का समय आ चुका था। अब गैलीलियो ने अपने लैंटर्न से पर्दा हटा दिया और इमीडिएटली स्टॉप वॉच ऑन कर दी। उसके बाद जैसे वो लाइट अपने असिस्टेंट भैया को दिखी, वैसे उन्होंने अपना लैंटर्न से पर्दा हटा दिया। उसके बाद गैलीलियो ने इमीडिएटली स्टॉपवॉच बंद कर दी। इस तरीके से गैलीलियो लाइट की स्पीड को इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, है ना? तो आंसर है नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ही गैलीलियो ने अपने कपड़ा हटाया लैंटर्न में से, वैसे ही उन्हें अपने असिस्टेंट की लाइट दिखने लग गई थी। क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए उस टाइम पे स्टॉप वॉच को नैनो सेकंड्स में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता था। क्योंकि ये सब इंटरेस्टिंग बात बता देता है आपको, ये सब एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो सब हुआ था सिर्फ नैनो सेकंड्स। इसलिए गैलीलियो ने ये कंफर्म किया कि लाइट की स्पीड अब इन्फिनिटी है। तो गैलीलियो के लाइट की स्पीड को मेजर करने के कई सालों बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कई कंटिन्यूसली अपडेट होती रही, तब उसका पूरा फायदा उठाया लाइट की स्पीड को ऑलमोस्ट एक्यूरेटली वाले साइंटिस्ट हिप्पोलाइट फिजियो ने। असल में फिजियो ने लाइट की स्पीड को मेजर करने के लिए एक सेटअप बनाया। उन्होंने मॉन्टमार्टे के एक टावर पर एक मिरर सेटअप किया और सिरियसनेस के टावर पर एक लेजर सेटअप की, और उनके बीच में था एक कॉगव्हील और एक रिफ्लेक्टिंग मिरर। असल में इस सेटअप पे ऐसा होता है कि लेजर लाइट कॉगव्हील के दो टीथ के बीच में से जाती है, और जो मॉन्टमार्टे के टावर पे मिरर सेटअप किया है उसमें रिफ्लेक्ट होके और पार्शियल रिफ्लेक्टिंग मिरर पे जाती है, और उसके बाद जो सेंसर होता है वो उसे डिटेक्ट कर लेता है इजीली। जब फिजियो ने लाइट की स्पीड को मतलब कॉगव्हील की स्पीड को बढ़ाना चालू किया, तब एक पॉइंट ऐसा आया जब वो सेंसर को लाइट डिटेक्ट ही नहीं हो रही थी। उसकी वजह ये थी कि लाइट असल में कॉगव्हील के बीच में ही ब्लॉक हो जा रही थी। यानी जितना समय कॉगव्हील के टीथ को ए से बी जाने में लग रहा था, उतना ही समय लाइट को सूरजनेस टावर से मॉन्टमार्टे तक जाके फिर रिफ्लेक्ट होके फिर से आने में लग रहा था। यानी आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हो कि लाइट की स्पीड कितनी थी। इससे फिजियो ने कैलकुलेट किया लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग लूप होल है। असल में इन दोनों एक्सपेरिमेंट में लाइट की स्पीड को वापस जाने और वापस आने के स्पीड को कैलकुलेट किया था, यानी लाइट की एवरेज स्पीड को कैलकुलेट किया था। लाइट की स्पीड ए से बी तक कुछ और होती है और बी से ए तक कुछ और। नहीं समझे? एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो सपोज आपकी गाड़ी ए से बी तक 200 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और बी से ए तक 100 किलोमीटर पर आवर से। तो दोस्तों, अब आपको बताना है कि गाड़ी की एवरेज स्पीड क्या होगी। सबसे पहला ऑप्शन ए है 133, बी 150 किलोमीटर पर आवर, सी 200 किलोमीटर पर आवर, और डी 200। अब वीडियो को पॉज करना और पूरी ईमानदारी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, डन? आई होप आप बड़े ईमानदार रहे होंगे। आप में से सभी लोगों का आंसर होगा 150 किलोमीटर पर आवर। वेल, ये आंसर गलत है। सही आंसर है 133.33 किलोमीटर पर। बट हाउ? तो दोस्तों, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर हम ऐसे भी तक डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ कंपेयर करें तो ये हो जाएगा, हम लोग मान लेते हैं उसको x, तो टोटल हो जाएगा 2x। और a टू b टिप के लिए t1 और b टू a टिप के लिए t2। टाइम इस फॉर्मूला से हम लोग कर देते हैं x अपॉन v1 और x अपॉन v2। इस इक्वेशन को पा सकते हैं। और अगर हम इस इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो आंसर आएगा 133.33 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी गाड़ी को एक लाइट बीम से रिप्लेस करते हैं। से बी 4 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और बी से ए 2.4 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब इस के जरिए लाइट की एवरेज स्पीड आएगी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आपने नोटिस किया कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मैं उस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ, और रियलिटी में गैलीलियो और फिजियो ने और बाकी साइंटिस्टों ने इस फॉर्मूले से लाइट की एवरेज स्पीड को ढूंढ निकाला है, ना कि एक्चुअल। यानी कि इस करंट स्पीड ऑफ लाइट को हम गलत बोल सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आइंस्टाइन जी ने किस बेसिस पे बोला कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट। से पहले आप ये वीडियो देखिए। I've completely solved the problem. What are you talking about? Close your eyes. Pretend you're overlooking a train track. Imagine a train racing past, faster than any train you've ever seen. Now I want you to imagine
imagine as the train is flying past, two lightning bolts crashing beyond the tracks at the same time, 100 meters apart. So what? Patience. Now imagine that you're standing in the middle of the train during the exact same scenario. Would the lightning bolts be simultaneous? Of course. Not if light moves at one speed. Close your eyes. Oh, but this is ridiculous. Put yourself back on the moving train and really think about it. Do it, Michele. Now watch the lightning bolts. Were they simultaneous to you? No! Because you were moving towards one and away from the other. To me, standing still, they were simultaneous. How could the two of us experience the same event differently? We couldn't. Unless... It's not Maxwell who gets it between the eyes. It's Newton. What do you say? Time is not absolute. Holy hell. I'm writing the paper, Michele. I dare them to ignore it. आइंस्टाइन ने ऐसा क्यों कहा, इसके लिए उसके स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी के पेपर पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इस पेपर पे ये लिखा है कि लाइट की स्पीड का कांस्टेंट रहना असल में ये तो उनकी थ्योरी का पोस्टुलेट है, यानी एक माना हुआ सच। इस पर उनकी थ्योरी निर्भर है कि वन वे स्पीड ऑफ लाइट ना एक है अजम्पशन है, ना एक हाइपोथेसिस, इच्छा से ली गई वैल्यू है जो मेरी साइमल्टेनिटी को प्रूफ करती है। दोस्तों, ये जो साइंटिस्ट ने कहा, ये आपको काफी अनरिलायबल साउंड कर रहा होगा, पर असल में आइए देखते हैं उनके नजरिए से इस थियरी कि देखो, जब मैं ट्रेन में ट्रांसमीटर रिसीवर यूनिट के साथ बैठा हूँ और एक स्टॉप वॉच के साथ बैठा हूँ और आप बाहर ट्रेन के बाहर स्टॉप वॉच के साथ बैठे हो, जैसे ट्रांसमीटर लाइट इमिट करता है वैसे ही मैं और आप स्टॉप वॉच चालू कर देते हैं, और जैसे ही वो रिसीवर को टच होता है वैसे ही मैं और आप स्टॉप वॉच बंद कर देते हैं। बट जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि लाइट ने मेरे लिए कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है पर आपके लिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, और हम दोनों ने तो साथ ही में स्टॉप वॉच चालू की और स्टॉप वॉच बंद किया। तो इस फॉर्मूले से तुम लोग यही इंटरप्रेट करोगे कि मेरे लिए लाइट की स्पीड ज्यादा थी और आप लोग के लिए लाइट की स्पीड कम थी। अब आइंस्टाइन को लाइट की स्पीड वेरी करने का कोई रीजन नहीं दिख रहा था। वो ये भी मानते थे कि यूनिवर्स के फिनोमेना तो सेम है पर वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अलग अलग होते हैं, जिसे उन्होंने रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी कहा था, यानी साइमल्टेनियसली भी चीजें हो रही है पर फिर भी वो रिलेटिव है अगर रिलेटिव पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। और इसी हिसाब से उनके लिए लाइट की स्पीड कांस्टेंट है और टाइम दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए चेंज हो जाता है, जिससे आपका स्टॉप वॉच मेरे स्टॉप वॉच से स्लो मूव कर रहा है। आपको ये लॉजिकल तो जरूर लग रहा है पर बाकी सब साइंटिस्टों को ये लॉजिकल लग ही नहीं रहा था, और इसलिए लैंडर्स, रोवर्स और प्रोब्स नॉर्मली फंक्शन कर पाते हैं। और क्या हम नैनो सेकेंड में सीशियम एटॉमिक क्लॉक के जरिए टाइम को लाइट की वन वे स्पीड ऑफ लाइट को मेजर नहीं कर सकते? वेल, मैं कहता हूँ नो। मैं बताता हूँ क्यों। देखो, ये एक लेजर और एक सीशियम एटॉमिक क्लॉक है जिसे हम वन वे स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए यूज करेंगे, और ये लाइट को 1 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा इसे हम मेजर करने के लिए यूज करेंगे। जैसे ही ये लेजर से पल्स निकल कर क्लॉक के सेंसर में टकराएगी तो ये फटाक से क्लॉक चालू हो जाएगा और लाइट के 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते ही हम उसे बंद कर देंगे। इस एरर को सही करने के लिए मान लो हम 2 एटॉमिक क्लॉक्स को सिंक कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें पहले एटॉमिक क्लॉक से दूसरे इसको लाइट स्पीड से पल्स भेजना पड़ेगा, तो पर इसमें भी एरर आएगा क्योंकि दोनों सिंक नहीं हो पाएंगे। अगर हम दोनों क्लॉक को साथ में सिंक करें और दूसरे को 1 किलोमीटर दूर रखें तो भी एरर आएगा क्योंकि वो दोनों क्लॉक फिर से एक साथ सिंक नहीं हो पाएंगे। इसलिए वन वे लाइट को मेजर करना अभी तक के लिए तो इम्पॉसिबल है। और इस असम्पशन पे हमारी सैटेलाइट ये इस वजह से काम कर रही है कि वन वे स्पीड ऑफ लाइट है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसे समझते हैं हम रिलेटिविटी के स्पेस टाइम ग्राफ से। इस ग्राफ से एक्स एक्सिस 3D स्पेस को रेफर करता है और वाई एक्सिस हमारे अर्थ के टाइम को। मान लो 1 बजे यानी 1 PM को मेरे को मार्स पे मैसेज भेजते, वो जाना इम्पॉसिबल है तभी भी मुझे भेजते मैसेज, जो कि 10 मिनट बाद मुझे पहुंचता है, तो मैं अपनी वॉच को 10 मिनट आगे कर लूंगा। रिप्लाई में मैं डन मैसेज भेज देता हूँ तो अर्थ के साइंटिस्ट को 10 मिनट बाद पहुंचेगा।
अर्थ से मार्स की डायरेक्शन में c/2 है और मार्स से अर्थ की डायरेक्शन में इन्फिनिट। इससे हमें ये पता चलता है कि लाइट की स्पीड दोनों डायरेक्शन में सेम है। तो अब इसरो से मुझे 1 PM पे मैसेज भेजा जाएगा और वो जाएगा सीधा वो पहुंचेगा मुझे 1:20 PM को, और फिर मैं अपनी क्लॉक को 1:10 PM पे सेट कर दूंगा और उसके बाद मैं इसरो को मैसेज डालता हूँ कि डन। तो उन लोग को इनफिनाइट लाइट की स्पीड से उन्हें 1:20 को ही वो मैसेज पहुंच जाएगा। और इस असम्पशन पे हमारी सैटेलाइट इस वजह से काम कर रही है कि वन वे स्पीड ऑफ लाइट है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और इसलिए लैंडर्स, रोवर्स और प्रोब्स नॉर्मली फंक्शन कर पाते हैं। जो 643 लाइट ईयर्स दूर रहने के बावजूद बीटलजूस एक स्टार जिसका नासा से वार्निंग आ चुका है कि वो कभी भी फट सकता है, और शायद से वो जब तारा फटेगा तो उसका डेडली रेडिएशन हमारे पास इन्फिनिट स्पीड से पहुंच जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जब तक आती है उसके लिए बाय बाय।